सुप्रभात बच्चों। कल हम जो अपना पाठ पढ़ रहे थे मेरे संग की औरतें, जिसकी जो लेखिका हैं वो मृदुला गर्ग जी हैं, और इन्होंने इस पाठ को जो है एक आत्म कथात्मक शैली में लिखा हुआ इनका ये पाठ है। और ये हमारी 9वीं की पाठ्यपुस्तक पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1 से लिया गया पाठ है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पुस्तक से 4 अंक के प्रश्न आपके CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। तो आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पाठ जो है काफ़ी बड़ा है, तो उसको जो है एक वीडियो में संपूर्ण करना संभव नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कल के बारे में पहले बता देती हूँ कि कल हमने पाठ के अंतर्गत मेरे संग की औरतें यानी कि मेरे साथ की जो औरतें हैं उनका परिचय यहाँ पर लेखिका ने दिया है। तो सबसे पहले परिचय उन्होंने अपनी नानी का दिया है, जो बड़े ही अलग से स्वभाव की थी। फिर उन्होंने अपनी माँ का परिचय दिया है, जो उनकी माँ उनका लाड़ प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो अपने अलग से विचारों की औरत थी और उनके घर में अच्छी खासी चलती थी। तो इस तरीके से हमने दोनों के परिचय के बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ी। आज हम पाठ को आगे देख लेते हैं। अब जो है, क्योंकि यहाँ पे मेरे संग की औरतें, तो यहाँ पे औरतों के बारे में ही जो लेखिका है अपने आसपास की औरतों का ही वर्णन इस पाठ में करेंगी। अब वो अपनी परदादी का वर्णन करेंगी, अपनी बहनों का भी वर्णन करेंगी। कहीं पर थोड़े शब्दों में उनके भाई का वर्णन भी इस पाठ में उन्होंने दिया है। चलिए शुरू कर लेते हैं। दूसरी के नाम क्यों न है और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। ये हमने कल पढ़ लिया था कि उनके घर में लगभग 6 बच्चे थे, सास ससुर थे और खुद माता पिता भी थे। फिर भी उनके घर में एक प्राइवेसी थी हर एक मेंबर की। आगे बढ़ते हैं। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, लीक और गनीमत। लीक मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक जैसे हमारे घरों की जो परंपराएं होती है कि भारतीय नारी किचन में खाना ही बनाएंगी, घर का सारे काम काज जो हैं वो औरत करती हैं, और ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की माँ के ऊपर ही होती है, पिता ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं लेखिका के घर में इसके विपरीत रीत है। यहाँ पर जो बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेखिका के पिता उठाते हैं, और उनकी माता जो है घर में कोई भी कार्य नहीं करती है। तो इसलिए वो क्या है, उनकी नानी भी और उनकी माता जी भी एक लीक से हटके हैं दोनों ही। गनी मतलब सही बात, इतने पर ही बात रुक जाना। पर अपनी एक परदादी भी थी। अब लेखिका यहाँ किसका वर्णन कर रही है, अपनी एक परदादी का वर्णन कर रही है। परदादी कौन होती है, दादी की दादी जो होती हैं, ठीक है। जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगे। मतलब उन्होंने पहला व्रत क्या लिया हुआ था कि यदि खुदा ने यानी कि ईश्वर ने उनके ऊपर कृपा कर दी, फजल मतलब कृपा कर दी, और उनके ऊपर 2 से यदि धोतियाँ हो गई, यानी कि उन्होंने क्या व्रत लिया कि वो केवल अपने जीवन में 2 ही धोतियाँ धारण करेंगे और तीसरी को हमेशा दान कर देंगे। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। किसकी माँ की बात हो रही है यहाँ पे, लेखिका की माताजी जब गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। आप लोगों ने अपने भारतीय समाज में बच्चों मोस्टली ये देखा होगा कि जो दादियाँ होती हैं तो वो हमेशा क्या चाहती हैं, लड़का चाहती हैं। लड़कियों को समाज में बहुत कम चाहते हैं लोग। तो लेकिन इनकी जो परदादी थी लेखिका, और जिस समय में ये पाठ लिखा गया है उस समय की, तो क्योंकि ये आज़ादी के समय का पाठ है, उस समय में तो लड़कियों के लिए समाज की स्थिति और भी भयावह थी। लेकिन फिर भी उस समय में भी कुछ ऐसे लोग थे जो लड़कियों को प्रेम करते थे, जैसे कि लेखिका की परदादी जी। तो उन्होंने मंदिर में क्या मन्नत मांग रखी थी कि उनकी पहली क्या होनी चाहिए, पोती होनी चाहिए, यानी कि लड़की होनी चाहिए। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। मतलब कि उन्होंने केवल ये अपनी जो मन्नत थी केवल भगवान के सामने ही नहीं मानी, बल्कि उन्होंने जो है इस मन्नत को सबके सामने उन्होंने बता दिया कि मुझे तो पहली लड़की चाहिए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढ न मिली। मतलब कि उनको ऐसा फितूर क्यों था, इसका कोई कारण वो नहीं ढूंढ पाई।
यह भी नहीं कह सकते थे खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। मंदिर कौन सा था? बदस्तूर कोई मंदिर था, वहाँ पर ही जाकर ये अपनी मन्नत फिर से लड़की की मांगती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। यानी कि बिना बेतार का तार अब वर्तमान में हम जो बातें करते हैं, जैसे हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उनमें आप देखेंगे वो वायरलेस है, बेतार का तार होता है वायरलेस मोबाइल। तो ऐसा ही कनेक्शन कुछ परदादी का भगवान के साथ था कि उनका कोई वायर नहीं था, लेकिन बिना वायर के भी उनका एक अच्छी कनेक्टिविटी भगवान के साथ थी। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथा वस्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसे उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। कहने का अर्थ यहाँ पे क्या जुस्तजू होती है कि इच्छा, कि भगवान ने उनकी जैसी इच्छा सुनी, उन्होंने केवल एक पोती नहीं दी बल्कि उनको कितनी पोतियाँ दी? 5 पोतियाँ दी। तो आप समझ ही गए होंगे लेखिका की कितनी बहनें हैं? टोटल 4 बहनें हो रहे हैं लेखिका के अलावा। कुल मिला के वो कितनी लड़कियाँ हो गई अपनी माँ की? 5 लड़कियाँ हो गई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नामी चोर एक शब्द आया है कि अच्छे खासे चोर भी जो हैं दादी जी के सामने अफरा तफरी में आ जाते हैं। भगवान जी की तो क्या ही हिम्मत। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। अब यहाँ पे चोर का एक किस्सा जो है परदादी जी के साथ हुआ था, उसी का वर्णन जो है लेखिका कर रही हैं। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ बच्चों कि होता क्या है कि परदादी जी जो है एक अलग कमरा होता है और बाकी सभी जो है नुक्कड़ की हवेली में एक शादी थी, तो बाकी सभी घर की औरतें जो हैं और मर्द सभी लोग वहाँ चले जाते हैं। लेकिन दादी को क्योंकि विश्राम करना होता है, आराम करना होता है, इसलिए वो एक ऐसे घर के एक ऐसे कमरे में आ जाती है जहाँ पर आवाज़ ना पहुँच सके। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि ऐसा माहौल का अवसर पाकर एक चोर घुस के आ जाता है और दादी जी जो है नींद थोड़ी उनकी हट जाती है। तो आराम से पूछती है, जैसे ही वो दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है चोर, तो उस समय पूछती हैं दादी जी कि माँ जी ने इत्मीनान से पूछा कि आप कौन हो? चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। चोर ने बता दिया कि मैं तो चोर हूँ। उन्होंने कहा तो उस समय दादी जी ने कहा कि मुझे पानी पिला दो। तो चोर बड़ा ही उस समय आश्चर्यजनक हो गया कि ये क्या कह रही हैं। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आप चोर के हाथ से पानी पी लेंगी? तब परदादी जी ने क्या जवाब दिया था कि तुम्हारे और ईश्वर के अलावा यहाँ पे है ही कौन जो मुझे पानी पिला दे, चलो पानी लेकर आओ। और पानी उस समय कैसे पिलाते थे? कपड़े से छानकर लोटे में भरा जाता था। जैसे आजकल तो फिल्टर का यूज़ हो गया है, लेकिन उस समय में जो है कपड़े से पानी छानकर पिया जाता था। तो इस घटना से उनका क्या होता है, चोर का दिल जो है, चोर का हृदय जो है वो चेंज हो जाता, परिवर्तन हो जाता है कि वो भी, और उन्होंने उसी समय चोरी छोड़ दी थी और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? कृषि करना शुरू कर दिया था। तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे कि परदादी जी का किस प्रकार का जो है यहाँ पे व्यक्तित्व रहा था। तो परदादी जी के व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे बिल्कुल भी गलत ना करें। ठीक है, बेटा बेचारा किस लायक रह गया, तो सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे कि यहाँ पे चोर के बारे में बातें हो रही हैं कि चोर ने इस प्रकार से खेती करना शुरू कर दिया। अब खानदानी विरासत का यह जीवाणुओं का प्रकोप। उन 2 सन की बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रहा। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लेखिका जो है अपनी बात कर रही हैं कि एक तरफ तो दादी जी ने मन्नत मांगी थी
क्या मन्नत मांगी थी कि पहली उनकी लड़की ही होनी चाहिए, जो कि मृदुला गर्ग पहली लड़की हुई। दूसरा, उनकी नानी ने भी ये मांगा था कि उनकी लड़की के लिए क्या होना चाहिए, क्रांतिकारी पति ही उनके लिए ढूंढा जाना चाहिए। चलिए अब हम आ जाते हैं आज़ादी पर। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने को जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। कौन बीमार थी यहाँ पे? लेखिका बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। तो इंडिया गेट पर सभी लोगों ने आज़ादी का जश्न मनाया था। उस समय में लेखिका भी वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदसूरत रोती कलपती रही। कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मैं इस प्रकार, यहाँ लेखिका बता रही है कि मैं इस प्रकार से रोई जिस प्रकार से किसी बच्चे की गुड़िया टूट जाती हैं। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, यानी कि वो 9 बरस की थी जब देश आज़ाद हुआ था। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलाती, और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा दिए। ये आपको उपन्यास का नाम याद रखना है, क्या है? ब्रदर्स कारामजो। और क्योंकि लेखिका को पढ़ने का बहुत ही शौक था, तो उन्होंने वो एक ही दिन में वो पूरा उपन्यास पढ़ डाला, और पहला जो उसका भाग था उसको उन्होंने कंठस्थ भी कर डाला। तो इस तरीके से आपको जाना। और जो ये उपन्यास था ब्रदर्स कारामजो, ये जो है बच्चों के शोषण से संबंधित एक उपन्यास था, जिसको पढ़कर जो लेखिका के मन में है वो विचार अलग तरीके से आ गए। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो जब लेखिका ने लेखन कार्य शुरू किया, तो ये उनके लेखन पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। किसका प्रभाव? इस उपन्यास का, ब्रदर कारामजो का। उन्होंने जैसे लिखा है, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, व कठ गुलाब, एक उन्होंने उपन्यास भी लिखा है जिस पर इसका उन्होंने प्रभाव देखा है। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। आप लोगों ने देखा होगा लड़कियां मोस्टली हीन भावना का शिकार हो जाती हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है उनके घर में होने वाला भेदभाव। क्योंकि जब लड़की घर में पैदा होती है तो लोग खुशियां नहीं मनाते, बल्कि एक गमगीन माहौल हो जाता है। लेकिन जैसे ही बेटा घर में जन्म लेता है तो खूब सारी खुशियां मनाई जाती हैं। ऐसे में लड़कियों के अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि जैसे उन्होंने जन्म ही गलत ले लिया हो। उस समय की ये उदाहरण है, जिस समय देश हमारा आज़ाद हुआ था, उस समय में लड़कियों के लिए हमारा समाज ऐसा था। हालांकि आज वर्तमान में काफ़ी समाज बदल चुका है, लेकिन फिर भी मैंने कई ऐसे में केसेस पढ़ती रहती हूँ रिसर्च में, कि अभी भी लोग जो है लड़कियों को लेकर उतना ज़्यादा खुश नहीं होते। 21वीं सदी में भी लोग बहुत दुखी होते हैं। तो यही बात यहाँ पे लेखिका के घर की थोड़ी अलग ही कहानी थी, कि यहाँ पे 5 लड़कियाँ थी, और पांचों ही लड़कियों में कोई हीन भावना नहीं थी। क्यों हीन भावना नहीं थी? क्योंकि उनकी दादी भी लड़कियां चाहती थी, उनकी माताजी तो खुद खुले विचारों की थी, और उनके पिताजी खुद एक क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। तो इसलिए कभी भी लड़कियों को लेकर घर में कोई बवाल नहीं हुआ। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन थी, मंजुल भगत। यहाँ पे उनकी सबसे बड़ी लड़की कौन थी? मंजुला भगत थी। और ये भी एक बहुत ही अच्छी वर्तमान में लेखिका हैं। साहित्य में बहुत अच्छी अच्छी ये रचनाएं इन्होंने अभी वर्तमान में लिखी जाती हैं। इनको साहित्य अवार्ड भी मिल चुका है। घर का नाम रानी और बाहर का नाम मंजुला था। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद ही शुरू किया, और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर उन्होंने भगत बनाया। यानी कहने का अर्थ क्या है? मंजुल जो पीछे भगत नाम लगा है, ये भगत जो है इनके ससुराल वालों का नाम था, तो उनका नाम इन्होंने पीछे जोड़ा, और उन्होंने अपना लेखन कार्य शादी के बाद ही शुरू किया था। और दूसरे नंबर पर कौन थी? दूसरे नंबर पर जो लेखिका ये पाठ लिख रही है, मृदुला गर्ग जी थी। घर का नाम इनका उमा था और बाहर का नाम इनका मृदुला था। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता है कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर गुस्सू क्यों हों, नाम क्यों बदला। यहाँ पर लोग उनसे सवाल करते थे कि आप लोगों ने नाम क्यों बदला।
तो उनसे काफ़ी सवाल भी किए जाते थे क्योंकि ये सभी बहनें अलग ही विचारधाराओं की थी। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपनी व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। यहाँ पर लेखिका बता रही है कि नाम बदलने से, पीछे कुछ भी लगाने से अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। मेन व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताएं होती है, पर्सनैलिटी होती है, वो आप किस प्रकार की रखते हैं। यहाँ पर लेखिका उसी बारे में बता रही हैं। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। वह नहीं लिखती थी। उनका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। यहाँ पे हंसी मजाक उनके बहन भाइयों का आपस में हो रहा है कि पहले 2 बहनें तो लिख ही रही हैं ऑलरेडी, तो कोई ना कोई पाठक भी तो चाहिए कि उनका लिखा हुआ कोई पढ़ने वाला, इसलिए तीसरी बहन जिसका नाम चित्रा है उसने लेखन कार्य नहीं किया। घर में कोई खैर उसके बाद जब चौथी और 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। उनकी चौथी बहन थी रेणु और 5वीं बहन थी अचला, और इनका पिताजी ने कोई 2-2 नाम नहीं रखा क्योंकि जो समाज है वो बहुत ही उस तरीके से क्या करता था, उन पर ताने कसता था। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी बहनों का वर्णन है। यहाँ पे 5 बहनों के बाद एक भाई भी हुआ जिसका नाम राजीव था। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हैं। यहाँ ये याद रखना, उनकी जो छोटी बहन है, सबसे छोटी जो बहन है, वो अंग्रेजी में लेखन कार्य करती हैं, और राजीव जो है उनके ब्रदर वो हिंदी में लिखते हैं। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है, मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। यहाँ लेखिका बता रही है कि हम चारों बहन भाई लिखते हैं, और जो है चारों बहन भाई लिखते हैं, लेकिन मेरा लिखा हुआ मेरे ससुराल में कोई नहीं पढ़ता। इस बात पे लेखिका को बहुत गुस्सा भी आता है। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखिक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हर शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। यहाँ पे क्या है कि लेखिकाएं तो बहुत थी, बहुत मतलब उच्च विचारों की, लेकिन जो बहन उनकी बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखती थी वो उनसे भी ज़्यादा सवा शेर। मतलब कहते हैं ना, तुम तो केवल शेर हो लेकिन सामने वाला तुमसे सवा शेर है, मतलब उससे अधिक शक्ति का होना। सवा शेर का अर्थ यहाँ पे होगा कि व्यक्ति का उससे भी अधिक शक्ति का होना। तो यहाँ पे लेखिका अपनी तीसरी वाली बहन की चर्चा कर रही हैं जो भले ही लेखन कार्य तो नहीं करती थी लेकिन वो विचारों में उनसे भी ज़्यादा आगे थी और थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। मित्रों, हम लोग जो है इस पाठ को कल पूरा करते हैं क्योंकि अभी जो है ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। आप जुड़े रहिए हमसे। आज जो है हमने उनकी बहनों का परिचय कर लिया है, कल की वीडियो में ये पूरा पाठ जो है अपना हो जाएगा। और एक बार जो है हम इससे संबंधित जो है प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने इससे संबंधित पाठ से संबंधित पहले 3 प्रश्न किए थे। आज जो है हम लोग इसे 4th क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ लिया है। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको छोड़ देंगे। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है आज 4था प्रश्न कर लीजिएगा। लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में भी आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। सच अकेलापन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में विचार करिए। ये जो प्रश्न है जब पूरा पाठ हो जाएगा तभी हम लोग लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप लोग हमारे पहले 4 प्रश्न हो गए हैं और हमने 3 से 4 लोगों का व्यक्तित्व यहाँ पर जान लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लॉकडाउन समय की इस सीरीज़ का भरपूर आनंद लें, समय का सदुपयोग करें, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।